गुड मॉर्निंग। बीकॉम में एक हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, जिसकी फर्स्ट यूनिट आज हम देखेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन दोनों जो होती हैं, हम काय के लिए करते हैं। बिजनेस वर्ड सुनते ही हमें समझ आ जाता है कि यहाँ पर काय की बात हो रही है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज। किस चीज़ के लिए? तो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। अब म्यूचुअल यानी कि दो लोगों की बात हो रही है यहाँ पर। एक तो जो दे रहे हैं अपना जो भी गुड्स और सर्विस है सामने वाले को, और दूसरा जो मनी दे रहे हैं। तो क्या होता है ना, ये म्यूचुअल बेनिफिट की बात हो रही है। मैं कोई ऐसी चीज़ आपको सेल कर रही हूँ, आप मुझे इस चीज़ के लिए पैसा दे रहे हैं, तो दोनों का इसमें फ़ायदे वाली बात है। आपको वो चीज़ यूज़ करने को मिल रही है और मुझे पैसा मिल रहा है, ताकि मैं मेरी ज़रूरतों की चीज़ें खरीद सकूँ। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि एक एंटरप्राइज होता है जिसमें क्या किया जाता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अंडरटेक की जाती हैं। प्रोडक्शन की यानी कि उत्पादन। अब उत्पादन के लिए क्या करना होता है, हमें कच्चा माल भी खरीदना होता है, खरीदते भी हैं हम, बेचते भी हैं। उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, यानी कि सेल करते हैं हम किस चीज़ को, गुड्स और सर्विसेज को, विद द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है कि हमें फ़ायदा मिले। अब फ़ायदा दो तरीके का होता है, देखिए, एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें, ठीक। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में ये होता है कि हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं हम बहुत अच्छे से उनको सेट कर सकें, हमारी लाइफ को सेट कर सकें, हमारे बिजनेस को सेट कर सकें। तो ये दो चीज़ें होती हैं। और बिजनेस में हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सिर्फ हमारा नहीं देखते हैं, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनका भी देखते हैं। आप उनको अच्छी से अच्छी चीज़ देंगे और वो उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे, इट मीन्स वो आपके पास दोबारा आएंगे। जब वो आपके पास दोबारा आएंगे तो फिर आपको फ़ायदा होगा, फिर आप उनको उनके फ़ायदे की चीज़ें देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ होता है। अब ये दो तरह के होते हैं। क्या चीज़? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पब्लिक सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर, जो कि बड़ा कॉमन है और हम लोग भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? जो डिपार्टमेंटल रहता है। डिपार्टमेंटल इन द सेंस, जैसे कि हमें कुछ भी काम होता है सर्टिफिकेशन वगैरह का, ड्राइविंग लाइसेंस का, तो हमें आरटीओ जाना पड़ता है, ये एक डिपार्टमेंट है। उसके बाद हमें कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके लिए हमें तहसील जाना पड़ता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिससे हमें कलेक्ट्रेट ऑफिस जाना होता है। तो ये डिपार्टमेंटल वर्क्स होते हैं, होते गवर्नमेंट के ही हैं, बट इनको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहा जाता है। फिर होता है गवर्नमेंट कंपनीज। तो कौन कौन सी हैं गवर्नमेंट कंपनीज? हमारे बैंक, बैंक भी कौन से वाले? एसबीआई हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया है, तो ये गवर्नमेंट बैंक्स हैं, ठीक है। अब यही चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये वाले प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, यानी कि इसको हिंदी में निजीकरण भी कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन यानी कि उनमें गवर्नमेंट का कैसे रोल होता है, गवर्नमेंट सिर्फ उनको अथॉरिटी देती है चलाने की, बाकी कितना फ़ायदा कमाना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, ये सब जिनकी संस्था है वो खुद डिसाइड करते हैं। अब देखिए, प्राइवेट सेक्टर्स भी बहुत से प्रकार के होते हैं, जिसमें होता है सोल ट्रेडिंग, यानी कि एक ही मालिक होता है। रिलायंस कंपनी की अगर हम बात करें तो पहले धीरू भाई अंबानी थे, अब मुकेश अंबानी है, तो वो सोल ट्रेडिंग है, उसमें कोई पार्टनरशिप वाली बात नहीं है। फिर एक होती है जॉइंट हिंदू फैमिली, यानी कि जो पूरी फैमिली मिलके काम करती हैं और जिनका रेसिडेंस यानी कि जो रहना होता है उनका वो इंडिया का ही होता है, तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली भी कहलाती है। फिर नेक्स्ट होता है इसमें पार्टनरशिप फॉर्म, दो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं। एक एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको इसमें, हीरो होंडा का। पहले ये कंपनी साथ में चला करती थी, फिर ये लोग अलग हो गए, लेकिन जब वो साथ थी, जब दोनों का नाम एक साथ चला करता था, ठीक। फिर उसके बाद इसमें आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि शेयर की जो कंपनी होती है जिसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, जिसमें शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, तो वो शेयर्स कंपनी, हम रिलायंस के शेयर्स भी होते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी होती हैं जो खुद अपना प्रॉफिट डिसाइड करती हैं, अपने खुद के जो भी चीज़ें वो सेल करती हैं उनका अलग ही प्राइस वो लोग खुद सेट करती हैं, जिसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतना होता है कि वो उनको अनुमति देगी तो वो संस्था स्टार्ट होगी, अगर अनुमति नहीं देगी तो वो संस्था स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है इसमें कोई एक ऑनर नहीं होता है, जो भी गवर्नमेंट होती है गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, और जो गवर्नमेंट के नियम होते हैं उनका पालन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कंपनी दोनों को करना होता है। तो ये तो प्रकार थे। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स की। तो जो हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? एक तो होता है टास्क। कौन सा टास्क? हमें पैसा कमाना है, हमें हमारा सामान बेचना है। अब सामान में वो गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, तो वो टास्क है जो कि हमें पूरा करना है हमारी संस्था में। उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? पीपल, यानी कि लोगों की। अगर लोग नहीं होंगे, लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे,
तो फिर हम किसके लिए बनाएंगे और किसके लिए बेचेंगे, फिर उत्पादन हमारा किसी काम का ही नहीं है। फिर नेक्स्ट होता है स्ट्रक्चर, यानी कि जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर ढांचा होना चाहिए जहाँ पर हम इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से उनका उत्पादन कर सकते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, वहाँ पर हम सारे काम सही ढंग से कर सकते हैं। जिस तरह हमें रहने के लिए घर चाहिए होता है, अगर हम किसी उत्पादन कंपनी में काम करते हैं या हमारी खुद की कोई सी उत्पादन की कंपनी है, तो उसके लिए एक प्रॉपर ढांचा होना चाहिए कि क्या चीज़ कब कैसे कहाँ बनेगी, उसके लिए क्या चीज़ चाहिए रहेंगी हमें, यानी कि कच्चा माल हमारा क्या होगा और वो उनका फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा जो हम लोगों को सेल करेंगे। फिर इसमें एक और पॉइंट होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल रही है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपग्रेडेड वर्जन और अपग्रेडेड कॉन्फ़िगरेशन मशीन में भी आ रही हैं और दूसरी चीज़ें भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड होकर आ रही हैं। आज हमने जो फ़ोन ख़रीदा है, सेल फ़ोन यानी कि मोबाइल फ़ोन, अब आप हो सकता है 1 महीने बाद उसको ख़रीदने के लिए जाएंगे तो और भी उसी फ़ोन में और भी ज़्यादा अच्छे फीचर्स ऐड करके आ जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। तो अब वो मोबाइल नया आया है तो वो भी कहीं से उत्पादन होके ही आया है और वहाँ पर भी फिर वो उतनी ही ज़्यादा फास्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स थे। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस, यानी कि क्या महत्व होते हैं। तो क्या महत्व होती है संस्था की, तो हेल्प टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, हमें हमारी संस्था के जो गोल होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, उनको प्राप्त करना होता है। इसलिए ये जो संस्था का महत्व होता है ये यहाँ पर यही होता है कि हम एक प्रॉपर तरीके से जब काम करते हैं, सिस्टम एक पूरा होता है डेवलप, तो उसमें हमारा जो उद्देश्य होता है उसको अचीव करने में बहुत आसानी होती है। ऑप्टिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको यहाँ शैम्पू का। हम जो फैमिली पैक्स शैम्पू के ख़रीदते हैं, चाहे वो आप पैंटीन लें, लोरियल या जो भी लें, तो क्या होता है ना, मशीन्स में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी उसका बच जाता है, तो उसको कैसे यूज़ किया जाएगा, वो तो वेस्ट ही जाता था। तो उसका जो यूज़ होता है वो ऐसा होता है कि उसके लिए छोटे छोटे सैशे बनाए जाते हैं जिनको हम पाउच कहते हैं आम भाषा में, उसमें उनको भर के बेच दिया जाता है। तो क्या होता है, जो रिसोर्सेज यानी कि जो आपके संसाधन हैं उनका ऑप्टिमम यूज़ कर लिया आपने अच्छी तरीके से, वो चीज़ जो वेस्ट जा रही थी आपने उसको भी बेच दिया और उसमें भी मुनाफा कमा लिया। ये होता है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। फिर नेक्स्ट इसमें आता है टू कैरी आउट द प्लान्स, जो भी हम रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करना होती है। अब ये जो मैंने सैशे का एग्जांपल दिया, इसके लिए भी तो प्लानिंग की होगी, नहीं तो उनके दिमाग में बहुत टाइम तक यही आ रहा होगा कि हमारा बहुत सारा नुकसान हो रहा है तो हम इसको कैसे यूज़ में करें। तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होना ज़रूरी है। और प्लान कौन बनाता है, जो हेड होते हैं हमारे संस्था में, वो इन चीज़ों को प्लान करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आता है डिफाइन द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स, हमें जो हम बना रहे हैं या जो हम काम करने वाले हैं हमें उसका पर्पस पता होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य जो भी है, आपका मुनाफा कमाना उद्देश्य है या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन उद्देश्य है, तो ये भी प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए हमारी संस्था में हर एक कर्मचारी को भी, और जो संस्था है उनको भी क्लियर पता होना चाहिए कि कब कैसे कहाँ किस बंदे को लगाना है किस काम के लिए। फिर नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है इस्टेब्लिशिंग अ रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन चैनल। रिपोर्टिंग यानी कि ये पूरी चीज़ें जो होती हैं, आपने पेपर वर्क कर लिया है, आपके पास एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, एक संस्था है जिसमें आप काम कर रहे हैं। अब जो काम आपको करवाना है संस्था में, तो क्या होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रिपोर्ट पूरी प्रॉपर तैयार करते हैं कि अब हमें इस चीज़ का उत्पादन करना है, इतने लोग चाहिए रहेंगे, ऐसे करना है, कब तक, मतलब एक वैलिडिटी होती है कि इतने टाइम तक हमें ये काम पूरा करना है और उसके बाद हमें हमारे फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक संस्था होती है जिसमें 2 से अधिक लोग एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और फिर नेक्स्ट होता है इसमें चैनल, कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि इतने सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो मैसेज उनको पहुँचाने का एक तरीका है वो प्रॉपर होना चाहिए। या तो आप उनको आमने सामने बुला के बात करेंगे, या आप टेलीफोनिक जो होता है कि इंटरकॉम सिस्टम होता है संस्था में कि आप दूसरे डिपार्टमेंट में कॉल करके भी बता सकते हैं, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कौन सा चैनल यूज़ कर रहे हैं उस काम के लिए, कैसे आप अपना काम डेलीगेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस की समाज को लेकर जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या क्या हैं, तो कस्टमर को कोई सी भी ऐसी चीज़ नहीं देना चाहिए जिससे उसको नुकसान हो, उसको एलर्जी हो। हमें कस्टमर को सेटिस्फेक्शन के लिए ही हम उत्पादन कर रहे हैं और अच्छी से अच्छी चीज़ें उनको क्या कर रहे हैं, बना के दे रहे हैं, ताकि उनका भी फ़ायदा हो, हमारा भी फ़ायदा हो, उनकी भी वेल्थ मैक्सिमाइज हो और हमारी भी हो।
फिर नेक्स्ट होता है इसमें सप्लायर। तो सप्लायर का हमें भला कैसे करना है, हम उनसे चीज़ें जो ले रहे हैं वो हमें टाइम पे दें, हम उन्हें टाइम पर क्या करें, पे करें। तो ये भी एक समाज में ही आता है, इससे व्यवहार भी बनते हैं अगर हम अच्छी तरीके से सारी चीज़ को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लेकर चल रहे हैं तो। फिर नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को टाइम पे सैलरी देना, प्रोत्साहित करना, अगर उन्होंने ओवर टाइम किया है तो उसके लिए पे करना, वो जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए उनको मोटिवेट करना, शाबाशी देना। तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो ये हमारी एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि वो भी एक समाज का हिस्सा है, तभी हमारी संस्था में भी आकर काम कर रहे हैं। फिर होता है शेयर होल्डर्स। तो जिन लोगों ने पैसा आपको दिया है उनको टाइम पर डिविडेंड पे करना। तो ये भी एक हमारी ही संस्था की जिम्मेदारी है कि हम उनको टाइम पर पे करें, ताकि वो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट भी करें या नेक्स्ट उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकें। फिर होता है कॉम्पिटिटर। हमें जो कॉम्पिटिटर होते हैं तो हमें उनको कॉम्पीट करना है, लेकिन एथिक्स के अकॉर्डिंग। हम जो नियम होते हैं हमारे, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उनके अगेंस्ट इतना नहीं जाना है कि सामने वाले को हम बहुत ज़्यादा ही गलत तरीके से कुछ ना कुछ हर्ट कर दें या हटाने के लिए हम कुछ भी ऐसा काम करें जो सही नहीं हो। हमें एथिकल तरीके से हम उन्हें कॉम्पीट कर रहे हैं तो हम हमारे बिजनेस में नई स्कीम्स ला सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उनको ड्रैग करने के लिए कोई भी गलत कदम हमें नहीं उठाना होता है। फिर लास्ट इसमें होता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में गवर्नमेंट हमें परमिशन देती है कि हम काम कर सकें। तो हमारा भी जो हमारी उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो ये है कि हमें नियम का पालन करते हुए सारा काम करना है, कोई भी गैर कानूनी चीज़ नहीं बेचना है, लीगल को भी साथ में लेना है, यानी कि लीगल एनवायरनमेंट जो कानूनी है नियम बने हुए उनको भी साथ में लेना है, और साथ में हमें और क्या करना है, कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिससे हमारी गवर्नमेंट या हमारी सोसाइटी को ठेस पहुँचे और वो हमारे लिए कोई गलत एक्शन ले।